हेलो बच्चों। आज हम कक्षा 11 की हिंदी अनिवार्य की जो पुस्तक है उसका पाठ पढ़ेंगे। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। चंपा एक छोटी सी बच्ची है जो कि पढ़ना लिखना नहीं जानती और वो कवि के पास आती है। कवि उसे पढ़ने के लिए कहते हैं तो वो पढ़ने से साफ मना कर देती है। वो भोली भाली सी बच्ची है। उसी के बारे में इस पाठ में ये छोटी सी कविता दी गई है। तो हम ये पढ़ेंगे अब। कविताएं रहेगी तो सपने भी रहेंगे। कविताएं रहेंगी तो सपने भी रहेंगे। जीने के लिए सभी को आश्वासन देते हैं। भंवर में झकोरे खाती नाव को जैसे तैसे उबार लेते हैं। कविताएं सपनों के संग ही जीवन के साथ है। कभी कभी पाँव है, कभी कभी हाथ है। तो ये कविता के बारे में कहा गया है कि कविताएं रहेंगी तभी तो सपने रहेंगे और सपने रहेंगे तभी तो जीने के लिए हम आश्वस्त होंगे। तो तभी तो हम भंवरे में जो झकोरे खाती नाव है यानी ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव आते हैं उससे उबर सकते हैं। कविताएं सपनों के साथ है, संग ही क्या है, ये क्या जीवन के साथ साथ है। कभी तो ये पाँव है तो कभी कभी हाथ है। इस कविता के लेखक कौन है? त्रिलोचन। त्रिलोचन का मूल नाम वासुदेव सिंह है। इनका जन्म सन 1917 चिरानी पट्टी जिला मुल्तानपुर में हुआ। और सुल्तानपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इनकी प्रमुख रचनाएं धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान, तुम्हें सौंपता हूँ, चैती, अमोला, मेरा घर, जीने की कला, ये क्या है? काव्य है यानी ये कविता के रूप में लिखे गए हैं। देश काल, रोजना मचा, काव्य और अर्थबोध, मुक्तिबोध की कविताएं, ये क्या है? गद्य भाग है जो निबंध आदि के रूप में लिखे गए हैं। हिंदी के अनेक कोशों के निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, शलाका सम्मान और महात्मा गांधी पुरस्कार भी दिया गया है। हिंदी साहित्य में त्रिलोचन प्रगतिशील काव्य धारा के प्रमुख कवि के रूप में प्रतिष्ठित है। रागात्मक संयम और लयात्मक अनुशासन के कवि होने के साथ साथ ये बहुभाषा विज्ञ भी शास्त्री भी हैं, इसलिए इनके नाम के साथ शास्त्री भी जुड़ गया है। लेकिन यह शास्त्रीयता उनकी कविता के लिए बोझ नहीं बनती। त्रिलोचन जीवन में निहित मंद लय के कवि हैं। प्रबल आवेग और त्वरा की उपेक्षा इनके यहाँ काफ़ी कुछ स्थिर है। तो इसमें क्या दिया गया है कि कवि क्या है? बहुभाषाविद हैं। बहुभाषाविज्ञ मतलब क्या है कि ये बहुत सारी भाषाएं जानते हैं और ये शास्त्री होने के कारण यानी इतनी सारी भाषाएं जानने के कारण, इतनी सारी भाषा शास्त्र का ज्ञान होने के कारण उन्हें शास्त्री भी कहा जाता है, जो कि इनके नाम के आगे जुड़ गया है। लेकिन ये इनकी जो शास्त्रीयता है यानी जो इनका अधिक ज्ञान है वो क्या है? भाषा को बोझिल नहीं बनाता है, वो सरल भाषा में ही रचनाएं करते हैं। ये क्या है? मंद लय के कवि हैं यानी इनकी कविताओं में शांत रस ज़्यादा है। आवेग और त्वरा यानी कि क्रोध जैसी कविताएं उन्होंने बिल्कुल भी नहीं लिखी हैं। इनकी भाषा छायावादी रोमानियत से मुक्त है तथा उनका ठाठ ठेठ गांव की ज़मीन से जुड़ा हुआ है। त्रिलोचन हिंदी में सोनेट को स्थापित करने वाले कवि के रूप में जाने जाते हैं। सोनेट क्या है? सोनेट एक अंग्रेजी का छंद है जिनको हिंदी में स्थापित किसने किया है? त्रिलोचन ने किया है। त्रिलोचन का कवि बोलचाल की भाषा को चुटीला और नाटकीय बनाकर कविताओं को नया आयाम देता है। कविता की प्रस्तुति का अंदाज कुछ ऐसा है कि वस्तु और रूप की प्रस्तुति का भेद ही नहीं रहता। उनका कवि इन दोनों के बीच फांक की गुंजाइश नहीं छोड़ता। इनका मतलब क्या है? वैसे तो ये शास्त्रीय हैं, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान रखते हैं, लेकिन फिर भी उनकी भाषा में क्या है? सरलता है यानी सहज भाषा में उन्होंने कविताएं लिखी हैं जो कि सभी को समझ में आ सकती है।
चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती नामक कविता धरती नामक जो काव्य संग्रह है त्रिलोचन का, उससे ली गई है। यह पलायन के लोक अनुभवों को मार्मिकता से व्यक्त करती है। पलायन का मतलब है अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह चले जाना, जिससे जो लोगों के लोक अनुभव हुए हैं, जो लोगों के अनुभव है, उनको मार्मिकता से यानी बहुत ही संवेदनशीलता से व्यक्त किया है। कविता में अक्षरों के लिए काले काले विशेषण का प्रयोग किया गया है, जो एक ओर शिक्षा व्यवस्था के अंतर विरोधों को उजागर करता है, तो दूसरी ओर उस दारुण यथार्थ से भी हमारा परिचय कराता है जहाँ आर्थिक मजबूरियों के चलते घर टूट जाते हैं। यानी धन की कमी के कारण जो लोग दूसरे स्थान पर जाते हैं, दूसरे स्थान पर पलायन करते हैं, जिससे उनके घर टूट जाते हैं, उसका वर्णन किया गया है। काव्य नायिका चंपा अनजाने ही उस शोषक व्यवस्था के प्रतिपक्ष में खड़ी हो जाती है जहाँ भविष्य को लेकर उसके मन में अनजान खतरा है। यानी उनके मन में, जो चंपा है छोटी सी लड़की, उसके मन में भविष्य को लेकर थोड़ा खतरा सा है। वह कहती है कि कलकत्ते पर बजर गिरे। जब कवि उनसे कहते हैं चंपा से कि तुम्हारा पति जब विदेश चला जाएगा, कलकत्ते चले जाएगा कमाने के लिए, तो तुम बिना पढ़े उन्हें पत्र कैसे लिखोगी? तब चंपा भोलेपन से कह देती है कि कलकत्ते पर वज्र गिरे, यानी कलकत्ते पर वज्र गिरने की कामना की है चंपा ने। तो वो चंपा ऐसा भोलेपन से कहती है क्योंकि उसके मन में क्या है, भविष्य को लेकर थोड़ा खतरा है, इसलिए वो ऐसी बात करती है। जीवन के खुरदरे यथार्थ के प्रति चंपा के संघर्ष और जीवट को प्रकट करती है, और जीवन का जो यथार्थ बातें हैं उसको वो प्रकट कर रही है इन्हीं अक्षरों के माध्यम से। तो चलिए हम कविता पढ़ते हैं, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। कवि ये कह रहे हैं कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ तो वह आ जाती है, खड़ी खड़ी वह चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है निकाले चिन्हों से ये कि ये कैसे सब स्वर निकला करते हैं। कवि कह रहे हैं कि चंपा है वो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करती है, मैं जब पढ़ने लगता हूँ तो वह मेरे पास आ जाती है और खड़ी खड़ी जो भी मैं कुछ पढ़ता रहता हूँ वो सुनती है। उसे बड़ा अचरज होता है कि कैसे ये काले काले चिन्ह हैं वो आवाज़ में बदल जाते हैं, स्वर में बदल जाते हैं, कि ये कैसे आवाज़ में बदल जाते हैं। तो चंपा को क्या होता है, अचरज होता है। अचरज यानी आश्चर्य होता है कि कैसे ये काले अक्षर स्वर बन जाते हैं। चंपा क्या है, बहुत ही सुंदर लड़की है, सुंदर तो ग्वाला भी है, गाय भैंसे चराता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चंपा की विशेषता बताई गई है कि चंपा एक सुंदर सी लड़की है, सुंदर ग्वाला है, यानी सुंदर क्या है, ये ग्वाला है जिसका नाम सुंदर है। ये क्या करता है, गाय भैंसी चराता है। चंपा क्या है, चौपायों को लेकर, चौपाई कौन है, गाय भैंसे जानवर, उनकी चरवाही करने यानी उन्हें चराने के लिए ले जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है, कभी कभी उद्यम करती है। चंपा क्या है, अच्छी है, लड़की बहुत ही अच्छी है। वो क्या है, चंचल भी है, यानी उसके जो स्वभाव है उसमें चंचलता है। थोड़ी वो शैतानी भी करती है, यानी नटखट है थोड़ी सी, इसलिए वो शैतानी करती है। कभी तो चंपा कैसी है, वैसे तो अच्छे स्वभाव की है, नटखट है, चंचल है, कभी कभी वो उद्यम भी करती है, यानी थोड़ा शैतानी भी करती है। कभी कभी वह मेरी कलम चुरा लेती है, जैसे तैसे उसे ढूंढ कर जब लाता हूँ पाता हूँ कि अब कागज़ गायब है, फिर परेशान हो जाता हूँ। अब कवि ये कह रहे हैं कि चंपा जो छोटी सी लड़की है वो बहुत ही ज़्यादा नटखट है, उद्यम भी करती है, यानी शैतानी करती रहती है। कभी कभी वह मेरी कलम चुरा लेती है, यानी कभी कभी कलम चुरा लेती है। जब मैं जैसे तैसे करके उसे ढूंढ कर लेकर आता हूँ कलम को, तो फिर आके देखता हूँ कि अब कागज़ गायब हो गया है। कभी फिर परेशान हो जाते हैं। चंपा कहती है कि तुम कागज़ ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ। चंपा क्या है, एकदम भोलेपन से कहती है कि तुम तो सारा दिन कागज़ गोदा करते हो, मतलब कागज़ों पर कुछ न कुछ लिखते रहते हो दिन भर, क्या ये काम बहुत अच्छा है? चंपा को ऐसा लगता है कि लिखने का काम है वो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए कवि सारा दिन लिखते रहते हैं।
यह सुनकर मैं हंस देता हूँ, फिर चंपा चुप हो जाती है। और इसकी ऐसी भोलेपन की बातें सुनकर कवि हंस देते हैं और फिर चंपा क्या है, चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाड़े काम आएगा। गांधी बाबा की इच्छा है कि सब जन पढ़ना लिखना सीख जाएं। एक दिन चंपा जब कवि के घर आई तो कवि ने कहा, मैंने कहा यानी कवि ने कहा कि चंपा तुम भी तो पढ़ लो, अब गाड़े हारे काम सरेगा। यानी कि जब कोई परेशानी होगी तो तुम्हें ये पढ़ाई लिखाई बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। गांधी बाबा यानी महात्मा गांधी की इच्छा थी कि सब जन पढ़ना लिखना सीख जाएं। तो ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि गांधी जी की क्या इच्छा थी, कि सब जन यानी सारे लोग हैं वो पढ़ना लिखना सीख जाए। इसलिए कवि चंपा से कहते हैं कि तुम भी पढ़ना लिखना सीख लो। तो फिर चंपा ने क्या कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की बात कहेंगे, मैं तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगी। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गोने जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा। जब कलकत्ता बड़ी दूर है, वह कलकत्ता कैसे उसे संदेशा दोगी। जब चंपा ने भोलेपन से कह दिया कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कह रहे थे गांधी बाबा अच्छे हैं, अगर गांधी बाबा अच्छे हैं तो वो पढ़ने लिखने की बात कैसे कहते रहे हैं, अगर अच्छे होते तो वो गांधी जी क्या है पढ़ने लिखने की बातें नहीं कहते, मैं तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगी। तब मैंने कहा यानी फिर कवि ने क्या कहा कि चंपा पढ़ लेना बहुत ही अच्छा है, जब तुम्हारा ब्याह यानी जब तुम्हारी शादी होगी, तुम गोने जाओगी, तुम ससुराल में जाओगी, तो तुम्हारा जो बालम यानी पति वो क्या है कुछ दिन तो साथ रहेगा, फिर क्या करेगा वो, उसे कमाने के लिए कलकत्ता जाना पड़ेगा और कलकत्ता बहुत ही दूर है। जब वो इतनी दूर चला जाएगा तो तुम उसे कैसे संदेशा भेजोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी। चंपा पढ़ लेना बहुत ही अच्छा है। कवि चंपा को बार बार पढ़ने के लिए समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि जब तुम ससुराल जाओगी और तुम्हारे पति क्या है कलकत्ता चले जाएंगे पैसे कमाने के लिए, और कलकत्ता तो दूर भी बहुत है, तो तुम उसे संदेशा दोगी तो कैसे लिखोगी अगर तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आएगा, और अगर उन्होंने कुछ संदेश भेजा तो उसे पढ़ोगी कैसे। चंपा तुम पढ़ लो, पढ़ना लिखना बहुत ही अच्छा होता है। तो चंपा बोली तुम कितने झूठे हो, देखा हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो, मैं तो ब्याह है कभी न करूँगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूँगी, कलकत्ता में कभी न जाने दूँगी, कलकत्ता पर बजर गिरे। अब चंपा क्या है बहुत ही भोलेपन से कवि को बता रही है कि तुम कितने झूठे हो, देखा हाय राम, तुम पढ़ लिख कर भी कितने झूठे हो, यानी पढ़ लिखते हो फिर भी तुम इतना झूठ बोलते हो, मैं तो कभी ब्याह करूँगी नहीं, यानी ये बात तो झूठ निकल गई कि तुम ब्याह शादी करोगी, यानी मैं तो शादी नहीं करूँगी। और कहीं अगर यानी अगर कभी शादी हो भी गई तो मैं अपने बालम को यानी मैं अपने पति को अपने साथ ही रखूँगी, कलकत्ता जाने नहीं दूँगी। अगर कलकत्ता जाएगा ही नहीं तो खत भी नहीं लिखेंगे, खत नहीं लिखेंगे तो पढ़ना नहीं पड़ेगा, कलकत्ते पर वज्र गिरे, यानी कलकत्ते पर वज्र गिरे, यानी कलकत्ते के लिए कह रही है कि उस पर तो वज्र गिरे, मैं उसे कलकत्ते नहीं जाने दूँगी। तो देखा बच्चों, कलकत्ता ये जो चंपा है वो बहुत ही भोली वाली लड़की है। तो इसकी ये कहानी समझ में आ गई होगी आपको। धन्यवाद। आगे जो और पाठ है उनको पढ़ने के लिए और वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स।